नमस्कार साथियों, मैं जय प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ए स्क्वायर लर्निंग पे। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सर्दी बढ़िया पड़ रही है तो मस्त तो होंगे ही। संक्रांत हो चुकी है, लड्डू वड्डू वगैरह खा चुके होंगे आप लोग। अब जब सारी चीज़ें आपने कर ली है तो अब टाइम है पढ़ाई का। तो 2 लेक्चर आपको अगर ध्यान हो, या फिर बोल सकते 2 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, जिनमें से जो फर्स्ट क्लास थी वो आपकी थी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की, और जो दूसरी क्लास थी वो थी मेटल एंड नॉन मेटल की। अब जो थर्ड क्लास है वो आपकी काहे की है, तो आपको अगर नाम पता हो तो अच्छी बात है, और नहीं पता हो तो मैं बता दूं आपको। अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण की। अब ये जो अम्ल, क्षार एवं लवण की हम बात करने जा रहे हैं तो इनमें डिटेल में हमें बात करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। तो अगर मैं आपसे कहूं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस आखिरकार है क्या, रासायनिक सूत्र की चलिए हम बात कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या, तो सिंपल वर्ड्स में आप कहेंगे कि सर मेरे को तो नहीं पता है। तो मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो चैप्टर है इसमें एक टॉपिक लवण जो आपने देखा वही है। अब ये जो लवण है वो इस टॉपिक में हमें कितने पढ़ने हैं तो मैं अगर आपसे कहूँ तो आप कहेंगे सर गिने चुने लवण पढ़ने हैं जिनकी हम चर्चा करते हैं। पहले आ जाता है सामान्य लवण, जिसको हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, या जिसको हम बोल सकते हैं NaCl। अब जो दूसरे नंबर का आपका है वो अगर हम उसकी बात करें तो वो आपका क्या है, तो आप कहेंगे सर जी वो है आपका NaOH, जिसको हम क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा। और जो आपका थर्ड नंबर का है वो है आपका बेकिंग सोडा, जिसके अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या है, NaHCO3, जो आपका क्या कहलाता है, बेकिंग सोडा। और जैसे ही आप बेकिंग सोडा को पूरा करते हैं तो अब आप आ जाएंगे किस पे, धावन सोडा पे। तो धावन सोडा का फॉर्मूला है वो क्या है, Na2CO3 इंटू 10H2O। क्लियर है कि नहीं, जिसको हम क्या बोलते हैं, धावन सोडा, या फिर जो किसके नाम से जाना जाता है, बॉसिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। अगर हम पांचवें की बात करें तो पांचवा आपका क्या आ जाता है, तो आप कहेंगे सर इसका फॉर्मूला है CaOCl2। और जो काहे के नाम से जाना जाता है, तो ये भाई साहब जाने जाते हैं ब्लीचिंग पाउडर के नाम से। और जो अंतिम और जो आपकी स्क्रीन पे लिखा है ये भाई साहब हैं 6वें नंबर के, और इनका नाम है POP है, जिसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिनका सामान्य फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2। और ये जो इनका नाम दिख रहा है ये कौन सा नाम है, सामान्य नाम है, जिसको हम सिंपल फॉर्म में या शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, POP। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि हमें कितने पढ़ने हैं, 6 पढ़ने हैं, और 6 क्या, लवण पढ़ने हैं। अब बात ये आती है कि लवण का निर्माण होता कैसे है। तो सिंपल वर्ड्स में आप बोल सकते हो कि जब अम्ल की किससे अभिक्रिया कराएं, हम क्षार से अभिक्रिया कराएं। तो जब किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार से होती है, ध्यान सुनिएगा कि जब किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी क्षार से होती है तो काय का निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है। अब जब लवण का निर्माण हो जाएगा तो लवण दिख चुका है आपको, और लवण के साथ साथ सह उत्पाद के रूप में आप देखेंगे तो सह उत्पाद में आपको मिलेगा जल। सह उत्पाद में आपको क्या मिलेगा, जल, जो आपको दिखाई दे रहा है। तो इतनी बात क्लियर है कि आप कहेंगे बिल्कुल सर इतनी बात क्लियर है। अगर ये बात क्लियर हो जाती तो इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा आप मिटा लीजिए। ये जो सारे के सारे आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं ये कौन से हैं, तो आप कहें सर आप बता भी चुके हैं और एक बार फिर से बताने का प्रयास करते हैं, PYQ क्वेश्चन। तो PYQ है, लेकिन क्या है PYQ में, तो ऑब्जेक्टिव है। और जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहेंगे वो इस तरीके से मैं आपको बताते हुए चलूंगा, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों का डिवीजन हो जाएगा और एक वन शॉट भी हो जाएगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो बढ़ते हैं आगे। और जैसे ही आप देखते हैं तो इसमें जो ऑप्शन रहने वाला है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन सेम हो गए हैं, तो एक को काट दीजिए, दूसरे पे आप क्या लगाना है, हाफ लगाना है। तो ये हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2। इतनी बात क्लियर है। अब कुछ के मन में ख्याल होगा, अच्छा तीसरा वाला क्यों काटा, चौथा वाला। तो भाई आप चौथा वाला काट दिया, इसको क्या लिख दीजिए, हाफ H2। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जहाँ पे CaSO4 इंटू हाफ H2 आपको दिख जाए तो समझ लीजिए वो क्या है, POP है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर। अब जैसे हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, शुद्ध pH मान क्या है। तो शुद्ध pH मान की अगर हम बात करने वाले हैं तो पहली बात तो हमें ये पता होनी चाहिए कि pH है क्या, तो चर्चा करेंगे। तो pH जो है, ध्यान से सुनिएगा, जो आपको दिख रहा है कुछ ऐसा है। तो P यहाँ पे जो इंडिकेट कर रहा है वो इंडिकेट कर रहा है पावर को, और H जो इंडिकेट कर रहा है वो है हाइड्रोजन आयन।
तो हाइड्रोजन आयंस की जो पावर है वो क्या है, pH। अब पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन है, ध्यान सुनिएगा, जो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन है वही आपका क्या कहलाता है, pH। अब लेकिन pH में और डिटेल में बात करें तो pH का एक भाग साहब आता है स्केल, जिसको हम क्या बोलते हैं, pH स्केल। अब ये जो pH स्केल है इसका क्या काम है, तो ये हमें बताता है अम्लीय और क्षारीय। मतलब कोई पदार्थ अम्लीय है तो इसकी हमें जानकारी अगर चाहिए तो वो किसके माध्यम से पता चलेगा, pH स्केल से। या जो क्षारीय है उसकी भी जानकारी हमें किसके माध्यम से पता चल जाएगी, pH स्केल से। या फिर उदासीन है तब भी हमें जानकारी किसके आधार पर पता चल जाएगी, pH स्केल के माध्यम से। pH स्केल से में कुछ वैल्यू रहती है जिनके माध्यम से हम कर सकते हैं। तो अगर हम चाहें इसको बनाने का प्रयास करें तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसा मान लीजिए कॉलम्स हैं आपके, और मिड में जो रहता है वो रहते हैं भाई साहब कौन, 7, और 7 समुंदर वाला 7। आप कहेंगे अच्छा सर जी, तो मैं कह रहा हूँ जी हाँ। तो बाकी जो रिमेन है ये हैं। अब कहाँ से कहाँ तक है, किस तरीके से है, तो समझिएगा 0 से स्टार्ट होता और होता कहाँ तक है, 14 तक। उसमें जो कॉलम्स रहने वाले हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पे जो रहने वाले हैं अगर उनकी हम चर्चा करें तो वो क्या हो जाएगा, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। और इन सभी में अगर हम कहें कि भैया किस तरीके से, तो ऐसा मान लीजिए ये सारे के सारे कॉलम्स हैं, और ये जो आपका है ये क्या है, आपका pH स्केल है, जिसके माध्यम से ईजिली से हम समझ पाएंगे कि हाँ एक्चुअल में होने क्या वाला है। तो जो 0 से लेकर कहाँ तक रहने वाला है, 7 तक रहने वाला है, ये किसको दर्शाता है, अम्लीय प्रकृति को दर्शाता है। और जो 7 से लेकर ज़्यादा तक है, मतलब 14 तक है, ये कौन सी प्रकृति को दर्शाता है, तो ये क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। अब ये बात आती है कि कहाँ से कहाँ जाने पर सांद्रता बढ़ती है या कहाँ से कहाँ जाने पर सांद्रता घटती है। तो आपको ध्यान रखना है कि 0 से अगर आप कहाँ की तरफ जा रहे हैं, 6 की तरफ जा रहे हैं, तो आपकी सांद्रता क्या हो जाएगी, घटेगी। मतलब अम्लीयता जो होगी वो क्या, कम हो जाएगी। तो मतलब अम्लीय प्रकृति क्या हो जाती है, घटती है। अगर भाई साहब अम्लीय प्रकृति घट रही है और इसकी अगर हम चर्चा करें तो इसका क्या होगा, तो इसमें अगर आप जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ की तरफ आप जा रहे हैं, तो भैया आप 8 से 14 की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो क्षारीय प्रकृति है वो बढ़ेगी। तो जो क्षारीय प्रकृति है वो बढ़ेगी। आप कहेंगे सर थोड़ी सी बात बुद्धि में कम गई है, मतलब क्या है, तो मतलब समझिए, अगर आपको कोई 2 ऑप्शन दे कि भैया बताइए 1 और 5 में कौन ज़्यादा अम्लीय है, तो आपको पता क्या टिक लगाना है, तो आप कहेंगे सर 1 ज़्यादा अम्लीय है, 1 ज़्यादा पावरफुल रहेगा। अगर मैं यहाँ पे कोई ऑप्शन दे आपको 9 और 12 में, और फिर आपसे पूछे बताइए भाई साहब कि कौन ज़्यादा क्षारीय है, तब आपको क्या कहना है, 12 कहना है। तो आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। तो है, अब वो शुद्ध जल की बात करें तो शुद्ध जल तो भैया ना अम्लीय रहता है ना ही कैसा रहता है, क्षारीय, तो टेस्ट लेस रहता है। अब जब टेस्ट लेस रहेगा, अम्लीय जो रहते हैं ये खट्टे होते हैं और क्षारीय जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, कसैले। लेकिन जो अपना जल है वो कैसा है, वो है टेस्ट लेस, मतलब ना कोई स्वाद ही नहीं है। तो ये भाई साहब क्या है, उदासीन। और जो उदासीन pH मान होता है वो क्या होता है, शुद्ध जल का। कितना, 7। तो 7 पे आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से हमें टिक लगाना है। अब जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आगे की तरफ बढ़ने के फलस्वरूप हमें समझ में आती है चीज़ें, और हम करने का प्रयास करते हैं कि जो आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है, लेड नाइट्रेट। तो बात ये करनी है कि लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर लेड नाइट्रेट के फॉर्मूले की हम बात करें, ध्यान सुनिएगा, अगर हम लेड नाइट्रेट की काय की बात कर रहे हैं, फॉर्मूले की अगर हम बात कर रहे हैं, तो बात बड़ी सिंपल है। बस आपको इन तरीके हैं जो कुछ सीखना है, इन तरीकों के माध्यम से आप लेड नाइट्रेट का कैल्शियम कार्बोनेट हो चाहे सिल्वर नाइट्रेट हो, कोई भी के भी फॉर्मूले बना लेंगे। तो तरीके क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ए और बी पे सेम चार्ज है, मतलब अगर यहाँ पे 2 प्लस के हैं और 2 माइनस के हैं, हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि 2 प्लस के 2 ही हो सकता है 1 प्लस और 1 माइनस हो। आप कहेंगे अच्छा सर जब 1 हो रहा है 2 हो रहा है तो 3 से आपको क्या दिक्कत है, भैया हमें तो कोई दिक्कत ना है, तो प्लस के 3 भी रख लीजिए और माइनस के 3 भी रख लीजिए। तो जब सेम हो तो आपको अपनी बुद्धि ना चला के क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना है, इसको सीधा ऐड ऑन कर देना और ये क्या बन जाएगा, ए बी। तो आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। जैसे ही ये ए बी का फॉर्मेशन होता है तो अब यहाँ पे आप आते हैं लेड नाइट्रेट। तो लेड आपको आयन याद करना है, ये जो ए हैं और बी है आपको आयन याद करना है। तो मेरी एक वीडियो है आयंस की, आप डालिएगा यूट्यूब पे कि कंपाउंड फॉर्मेशन बाय आयन बाय अजय प्रजापति, तो आपको मिल जाएगी।
ए स्क्वायर लाइनिंग पे, तो आप इसको देख सकते हैं। अब इसकी अगर हम बात करें लेड, तो लेड का जो फॉर्मूला होता है, या लेड के फॉर्मूले की हमें बात ही नहीं करनी, आप तो ये समझिए कि लेड जो आयन है वो क्या है, तो लेड मतलब पीबी पे रहते हैं 2 पॉजिटिव। अब दूसरे भाई साहब हैं, ये क्या है, नाइट्रेट, तो नाइट्रेट मतलब NO3 पे कितना नेगेटिव रहता है, 1 नेगेटिव। अब इन दोनों का अगर हम गुणा करते हैं तो क्या आता है, पीबी, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो NO3 का क्या आ जाएगा, होल ट्वाइज, और जैसे ही इसका होल ट्वाइज आता है तो हम क्या कह सकते हैं, ये लेड नाइट्रेट बन रहा है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, कोई दिक्कत है तो बताइए। अब आगे हम बात करें, अगर हम आपसे कहें कि बताइए भाई साहब कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, अगर हम आपसे कहें कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, तो कैल्शियम पे कितने पॉजिटिव रहते हैं, तो आप कहेंगे सर 2 पॉजिटिव रहते हैं। अगर हम कार्बोनेट की बात करें तो कार्बोनेट पे कितने नेगेटिव रहते हैं, तो आप कहेंगे सर CO3 पर 2 नेगेटिव रहते हैं। अब 2 पॉजिटिव हैं और 2 नेगेटिव हैं तो बराबर हैं, जब बराबर होंगे तो सीधे जुड़े जाएंगे और काय का फॉर्मेशन होगा, CaCO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। कोई दिक्कत, आप कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत ही नहीं। अब जब दिक्कत नहीं है तो ये भाई आपका क्लियर हो चुका होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और जो आपका अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वो क्या है, वो है कि एक तत्व की क्लोराइड का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है। तो आप कहेंगे किस तरीके से दिया गया है, देखिएगा, अगर तरीका आपको समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है भाई, तो देखिए अब जो क्लोराइड का फॉर्मूला है वो क्या है, Cl2 है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। तो अब आपको पता कैसे चलेगा, तो मैंने बताया था क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। तो यहाँ कुछ नहीं है, तो एक मान लीजिए 1 का गुणा यहाँ होगा, 2 का यहाँ होगा। अगर 2 का यहाँ हो रहा है तो पहला पॉजिटिव रहता है, तो पॉजिटिव होने के कारण M पर कितने पॉजिटिव आ जाएंगे, 2 पॉजिटिव आ जाएंगे, और क्लोरीन पे कितने नेगेटिव आ जाएंगे, 1 नेगेटिव आ जाएंगे। तो इसने तो बात आपको समझ में आ गई। अब लेकिन इनको बनाना क्या है भाई साहब, ऑक्साइड का बनाना है। तो अगर ऑक्साइड का बनाना है तो बनाइए बिल्कुल कायदे से, कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। तो M पर कितने पॉजिटिव हैं, 2 पॉजिटिव। ऑक्साइड के अब आपको आयन याद होंगे तब आप ये कर पाएंगे। तो ऑक्साइड पे कितने नेगेटिव, 2 नेगेटिव। अगर ऐसा है तो उन दोनों को जोड़िए तो क्या बनाएगा, MO। तो इतनी बात आपकी क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर। अगर इतनी बात आपकी क्लियर है तो अगर आपसे कहा जाए कि और कोई देख लीजिए, तो पहली बात तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है। लेकिन आपसे कहा जाए कि ये M तो M रहने दीजिए, अगर आपसे कहते हैं कि इसका नाइट्रेट का फॉर्मूला बनाओ, तो नाइट्रेट आपको ध्यान हो NO3 पे कितना नेगेटिव होता है, 1। तो आप कैसे बनाएंगे सर, M 2 का गुणा यहाँ होगा तो NO3 का होल ट्वाइज। तो इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, आप कहेंगे बिल्कुल सर। जब ये बातें क्लियर हो जाती हैं तो आपको समझ में आने लगेगा। और जैसे ये क्लियर होता तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि भैया जो Na2CO3 है इसका सामान्य नाम है। अब आपको सबके सामान्य नाम अगर मैं कहूँ कि लिख के बताइए, अरे भाई, तो लिख के जब आपको बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ बताएं कि जिंक जो है या ब्रंजक चूर्ण है जो, तो ब्रंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बड़ी सिंपल वे में कहेंगे कि सर CaOCl2। अब बेकिंग पाउडर के अगर फॉर्मूले की बात करें, तो अगर बेकिंग पाउडर के फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है, NaHCO3। अगर यही हम धावन सोडे की बात करें तो धावन सोडा का क्या होता है, तो आप कहेंगे सर धावन सोडा का Na2CO3। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो अभी हम पढ़ के आए हैं क्या, CaSO4 × ½ H2O। और ब्रंजक चूर्ण की हम बात करें तो वो क्या था आपका, CaOCl2। तो आप खुद इतने दृश्यवान हैं कि आप इसको देख सकते हैं। तो आप कहेंगे सर Na2CO3 तो एक ही में मिल रहा है, और वो क्या है, धावन सोडा। अब आप कहेंगे सर इसमें और कुछ नहीं होता, बिल्कुल भैया होता, क्या होता है, 10H2O होता है। अगर लिखे रहें तो आपको लिख देना, और नहीं है तो कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, आप कहेंगे बिल्कुल सर। और जैसे ये क्लियर होता है तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ध्यान से सुनिएगा। तो अब बात आती है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की सांद्रता को आपको बताना है कि तनु जो सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है इसकी जो सांद्रता होती है वो कितनी होती है। तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल बताते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ, यहाँ पे हम अम्ल और क्षार की चर्चा कर ले रहे हैं कि किस तरीके से कौन अम्ल प्रकृति दर्शाता है, कौन क्षारीय प्रकृति, तो सुनते हैं। अगर हम अम्ल की बात करें तो बड़ा सिंपल है कि अम्ल के लिए आपको क्या लेना है कि जल का पात्र लेना है। ये सपोज समझिए आपने क्या ले लिया है, कंटेनर। और जैसे ही आप एक कंटेनर लेते हैं, अगर आप कंटेनर ले रहे हैं और इसमें जल मिलाने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए
अगर ये आपका जल से भरा हुआ पात्र है, अगर हम इस कहें आपसे ध्यान सुनिएगा कि कोई पदार्थ इसमें डालिए और घुलने के फलस्वरूप ये कौन सा आयन दे जाए, H पॉजिटिव आयन दे जाए। कोई पदार्थ है उसको जलीय विलयन में घोल रहे हैं और जलीय विलयन में घोले जाने पर ये कौन सा आयन दे रहा है, H पॉजिटिव आयन दे रहा है, तो आपका क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। इसके विपरीत अगर हम बात करें क्षारक की, तो फिर से हमें क्या करना है, एक जल का पात्र लेना है और उसके जल के पात्र में हमें क्या भरने का प्रयास करना है। आप कहेंगे सर जब जल का पात्र है तो भैया जल ही तो भरेंगे, थोड़ी लवण भर देंगे उसमें, तो ठीक है, समझ गया मैं। ठीक वही कंडीशन है कि आपको जल का पात्र लेने के फलस्वरूप किसी पदार्थ को इसमें घुलने का प्रयास करना है, और जब ये घुलेगा और घुलने के फलस्वरूप ये आपको क्या देगा, OH नेगेटिव आयन दे जाएगा जलीय विलयन में घुले जाने पर। देखिए एक दे रहा है H पॉजिटिव और दूसरा दे रहा है OH नेगेटिव। अगर OH नेगेटिव दे रहा है तो क्या कहलाएगा, क्षारक कहलाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो इतनी बात क्लियर हो जाती है कि नहीं हो जाती है। तो अगर कभी आपसे पूछ ले अम्ल किन्हें कहेंगे, तो वे पदार्थ जिन्हें जलीय विलयन में घोले जाने पर H पॉजिटिव आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, और वे पदार्थ जिन्हें जलीय विलयन में घोले जाने पर कौन से आयन देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। अगर अम्ल की हम चर्चा करते हैं तो अपना फॉर्मूला जो है वो है HCl। तो अगर आप इसको जलीय विलयन में घोल रहे हैं तो H पॉजिटिव और Cl पे क्या आ रहा है, नेगेटिव। अगर हम दूसरे की चर्चा करते हैं तो दूसरे की अगर हम बात कर लें तो H2SO4। तो अगर H2SO4 को आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव और कितने H पॉजिटिव, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 पर 2 नेगेटिव। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। अगर हम आगे चर्चा करते हैं तो चर्चा का विषय क्या है, हाइड्रोक्साइड। तो आपको ध्यान करना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो K पॉजिटिव और OH पे क्या आ गया है, एक नेगेटिव, तो ये भी बन गया है। और देखिए जब आप देख रहे हैं, या एक और एग्जाम्पल ले लें CaOH का होल ट्वाइस, तो आप देखेंगे कि Ca पे भैया कितने पॉजिटिव आ रहे हैं, 2 पॉजिटिव प्लस का 2 OH नेगेटिव। अगर मैं आपसे कहूँ इन सब में देखिए तो एक ही चीज़ कॉमन है, क्या कि H पॉजिटिव और H पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ये क्या कहला रहे हैं, अम्ल। और इनमें OH नेगेटिव आयन और OH नेगेटिव आयन आ रहे हैं, तो ये क्या कहला रहे हैं, क्षारक। यही हमें चर्चा करनी थी। अब क्वेश्चन की बात करें तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की जस्ता चूर्ण से अभिक्रिया से गैस निकलती है। बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है वो क्या है, H2SO4। तो आप लिखिए यहाँ पे क्या, H2SO4। अब इसकी जो आपको अभिक्रिया करानी है वो कैसे करानी है, जिंक से। तो करवाइए अभिक्रिया जिंक से, और जैसे ही आप अभिक्रिया जिंक से कराते हैं तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है, देखिए जिंक की क्रियाशीलता ज़्यादा है तो ये हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा, और जैसे ही ये हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेगा तो ये काय का फॉर्मेशन करेगा, ZnSO4 का। और जो गैस निकलेगी वो कौन सी निकलेगी, H2। तो अगर H2 गैस निकल रही है जिसका नाम क्या है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो आपको कहना है हाइड्रोजन गैस। तो देखिए यहाँ पे नाम तो नहीं लिखा है लेकिन इसका सिंबॉलिक फॉर्मूला लिखा है, तो आप इजीली वे में ये लिख देंगे और आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हमें बढ़ना है अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है कि एक जो विलयन है लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भैया जो लिटमस वाली कहानी ये क्या है। सुनिएगा लिटमस वाली कहानी है क्या आखिरकार। तो बड़ी सिंपल सी बात है और चीज़ें आपके अंडर में हो जाएंगी, समझिएगा। तो हम बात करते हैं इंडिकेटर्स की, जिनको अगर कहा जाए तो क्या कहा जाता है, सूचक। अब जो सूचक हैं सूचना देना काम होगा इनका। अब किस तरीके की ये सूचना देने वाले हैं, तो इंडिकेटर इंडिकेट करेंगे, किस तरीके की सूचना देंगे अगर हम बात करें तो ये भैया रंग अलग अलग प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये रंगीन माध्यम में ये करेंगे कैसे कि सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय और क्षारीय माध्यम की पहचान करते हैं। क्या करते हैं, पहचान। अगर किसी की पहचान करनी है तो क्या तरीका है, तो पहले वेशभूषा को देख के, अगर वेशभूषा नहीं हो रही है तो अगर आपसे कहें तो आप कहेंगे सर जैसे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव देख के आप बता रहे थे, उसी आधार पर अगर हम कहें कि कोई लाल है, पीला है, नीला है, तो इसके आधार पर हमें बताना है। अब किस तरीके से समझिएगा। तो जो सूचक होते हैं वो 2 प्रकार के। अक्सर आपने जो एक चीज़ देखी है वो बात करते हैं हम, तो हल्दी के दाग अक्सर आपके सफ़ेद कपड़ों में लग जाते हैं, और इसकी अभिक्रिया जो है वो हम कैसे करा देते हैं, सोप से। और सोप जो रहेगा वो क्या है, CH3। अब इतना बड़ा फॉर्मूला ना लिख के अगर आपसे कहें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो आप क्या लिख देंगे, RCOONA। ये जो सोप है इसकी रिएक्शन जैसे ही आप इससे कराएंगे तो ये लाल भूरे, कौन से कलर के, लाल
तो लाल भूरे रंग में ये क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। और जब ये लाल भूरे रंग में परिवर्तित होगा भैया, तो आपको पता चलेगा कि भैया देखिए हल्दी थी पीली, हल्दी कैसी थी, पीली, और कन्वर्ट कौन से रंग में हो रही, लाल भूरे रंग में, तो अलग रंग दे दिया। और जैसे ये लाल भूरे रंग में परिवर्तित हो जाती है तो हमें पता चलता है कि जो सूचक है वो कौन सा है, क्षारीय माध्यम है। मतलब जो सूचक हमें बता रहा है कि जिस पदार्थ से आप रिएक्शन कराने का प्रयास कर रहे हो वो क्या है, एक प्रकार का क्षार है। क्या है, क्षार। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर। अब इसमें जो लिटमस पेपर वो क्या है, वो भी एक प्रकार का अम्ल क्षार सूचक है। और जो प्राकृतिक सूचक है, कौन सा सूचक है, प्राकृतिक। अगर प्राकृतिक सूचक की बात कर रहे हैं हम, तो आपको ध्यान कैसे रखना है, आपको दो ट्रिक हम बताते हैं जो आपको ध्यान करने की आवश्यकता है। एक है अनिल। अब अनिल कैसे, तो आ का मतलब होता है अम्ल और ना का मतलब क्या होता है, नीला। अब नीला कलर तो नहीं ले पाए लेकिन समझिए नीला ही जैसा है। और दूसरा ला का मतलब क्या होता है, रेड। तो जो लिटमस रहेगा, नीले लिटमस को लाल में कन्वर्ट कर देगा। कौन कर देगा, लाल में कन्वर्ट, अम्ल। अब इसी की जगह हम दूसरी बात कर लें तो वो भाई साहब है छलनी। छलनी मुझे पता है ऐसा नहीं लिखा जाता, लेकिन मानने में क्या जा रहा है। तो ला का यहाँ मतलब आप समझ चुके होंगे कि आप कहेंगे सर जी रा का मतलब है रेड या लाल। और अगर हम ना की बात कर रहे हैं तो नी का मतलब है नीला, और नीला मतलब ब्लू। तो अगर जो चीज़ रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रही है, क्या कर रही है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रही है, तो वो क्या है, क्षार है। तो वो क्या कह रहे हैं, रेड को कहाँ में कन्वर्ट किया जा रहा है, ब्लू में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो भाई साहब क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर हो जाएगा क्षार। अब समस्या क्या है कि उन्होंने पूछा है पीएच मान, तो अभी बताए थे कि जो क्षार रख रहे थे उनका पीएच मान 7 से क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर 7 से ज़्यादा है तो भैया आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, आप कहेंगे बिल्कुल सर। अगर आप इस तरीके से समझाते जाएं तो सभी चीज़ें क्लियर। भाई समझाने का तरीका है, समझिएगा, मजे लीजिएगा। अब वो कहते हैं कि जल को जीवाणु रहित करने के लिए उपयोगी पदार्थ है। तो बड़ा सिंपल सा है, पहले सबकी चर्चा करते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो अपने मोहल्ले में टंकियाँ बनी रहती हैं, मोहल्ले में क्या बनी रहती हैं, टंकियाँ। अब जो मोहल्ले की टंकियाँ हैं वो कुछ इस तरीके से अरेंज रहती हैं, आपने देखा होगा। और ये जो रहते हैं इस तरीके से बिल्कुल कायदे से होंगे। अच्छा भैया, आप कहेंगे आपने तो कलाकारी कर दी है। तो भाई ये पिलर लगे हैं नीचे, और जो ऊपर टंकी रखी रहती है वो अक्सर कौन से कलर की बनाई जाती है, तो आप कहेंगे सर वो जो टंकी बनाई जाती है वो कौन से कलर की बनाई जाती है, पीले कलर की बनाई जाती है। और कुछ इस तरीके से वो रहने का प्रयास करता है। ठीक, अगर ऐसा है और आपकी भाई साहब टंकी है तो टंकी में पानी रहेगा। अब पानी को शुद्ध करना है, और जब बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, पानी। अब जब बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी है, इस पानी को शुद्ध करना है, तो रोज़ रोज़ तो आप इसको गर्म करेंगे नहीं, गर्म करने में ज़्यादा खर्चा आएगा। तो जब इस खर्चे को बचाना है और गर्म हो भी रहा है तो उतना ज़्यादा अमाउंट में नहीं कर पा रहा, तो एक सरल सुंदर टिकाऊ तरीका क्या है, ब्लीचिंग। अगर आप इसको ब्लीचिंग कर रहे हैं, मतलब इसमें ब्लीचिंग डालने का प्रयास कर रहे हैं, तो होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जो ब्लीच रहता है या जिसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, या ब्लीचिंग ही पाउडर कहते हैं, फॉर्मूला क्या है, तो आप कहेंगे सर CaOCl2, जो जल में उपस्थित जीवाणुओं का करता है नष्ट करने के काम में आता है। तो ब्लीचिंग पाउडर आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। और जब चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आपको प्रयास करना है कि चीज़ें बिल्कुल कायदे से हों। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। जो आपका अगला क्वेश्चन है वो क्या है, तो आप कहेंगे निम्न में से कौन सा मेथल ऑरेंज है। तो यहाँ पे आपको आवश्यकता है, प्राकृतिक अम्ल क्षार जो सूचक थे उनको आपने पढ़ लिया था, अब आपको आवश्यकता है कृत्रिम अम्ल क्षार सूचक की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, तो आप कहेंगे सर आपने तो कुछ लिखा नहीं है। तो यही कलर होता है जो इसके बाद मैं लिखने जा रहा हूँ। तो आप कहेंगे सर क्या, तो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ वो भाई साहब हैं फिनोल्फ्थेलिन, जिसको हम फिनोल्फ्थेलिन पढ़ते हैं। अगर फिनोल्फ्थेलिन की हम एसिडिक मीडियम की बात करें, कौन से मीडियम की बात करें, एसिडिक मीडियम की बात करें, तो ये भाई साहब कैसे रहते हैं, ये भाई साहब रहते हैं ऐसे, ऐसे मतलब कलरलेस। कैसे रहते हैं, कलरलेस। तो आप कहेंगे बा सर बाह, नहीं सर बाह, कैसे रहते हैं, कलरलेस रहते हैं।
लेकिन जैसे ही हम कौन से मीडियम की बात करते हैं, बेसिक मीडियम की हम बात कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, हम कौन से मीडियम की बात करेंगे, बेसिक। तो बेसिक में ये हो जाते हैं गुलाबी, ये शर्मा जाते हैं, क्या हो जाते हैं, शर्मा, और जो शर्मा गया तो हो गया गुलाबी। अब हम बात करें मैथिल ऑरेंज की, कौन से भाई साहब की हमें बात करनी है, मैथिल ऑरेंज की। तो अगर हम मैथिल ऑरेंज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखिएगा मैथिल ऑरेंज जो हैं बड़े ही अच्छे, बड़े ही प्यारे हैं। अब समझते हैं कैसे। तो मैथिल और ऑरेंज, तो आप कहेंगे सर आपने लिख भी दिया है ऑरेंज कलर से, बिल्कुल इसीलिए लिखा है कि आपको कला जो इसका कलर रहे वो पता चल जाए कि कलाकार की कला में क्या रंग होते हैं। तो इसका जो रंग है वो क्या है, ऑरेंज। मतलब ये जब उदासीन रहेगा, मतलब जब ना अम्ल से रिएक्शन करेगा तो ये ना क्षार से करेगा तो कैसा रहेगा, ऑरेंज। लेकिन जो फिनोल्फ्थलीन रहता है वो मैंने पहले ही बता चुका है कि कैसा होता है, कलरलेस होता है। अब हम आगे बात करें अगर इन भाई साहब की, तो जो एसिडिक मीडियम होता है, एसिडिक मीडियम में क्या हो जाते हैं, ये थोड़े से रंगीला हो जाते हैं, देश रंगीला रंगीला, और ये जो कलर बनाते हैं वो बनाता है रेड। अगर हम आगे बात करें कि भाई साहब ये आगे जाके क्या कर रहे हैं, तो बेसिक मीडियम में ये हो रहे हैं येलो, और जब ये येलो हो रहे हैं तो पीला पीला हो गया सब कुछ। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कौन सा कलर आ रहा है। अब बात ये है कि मैथिल ऑरेंज के साथ लाल रंग देता है, तो आप खुद बता देंगे कौन लाल रंग देता है, एसिड। अब एसिड कौन है इनमें, जो H पॉजिटिव आयन को देता है क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो देखते हैं, पहला तो दे रहा है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो जो कि नहीं है। यहाँ पे देखें तो भाई साहब H पॉजिटिव आ गया है, तो जब H आ गया है तो आपका आंसर यही हो जाता, आपको आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी आप कहेंगे सर ग्लूकोज, तो C6H12O6 होता है। और ये जो संरचना बनाते हैं वो कैसी संरचना बनाते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं कि कीटोन बनाते हैं। आप कहेंगे सर एल्डिहाइड संरचना बनाते हैं, तो ये तो पॉजिटिव नेगेटिव वाला कोई बात ही नहीं होगी। यहाँ KOH है तो पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर OH आ रहा है तो ये क्या है, क्षारीय है, तो यहाँ पे तो बात बनने वाली नहीं है। तो आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, और जैसे ही आप चीज़ें समझने लगते हैं तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा तो भैया यही सिंपल सा फंडा है कि बढ़ना है तो कहाँ बढ़ेंगे, तो आप कहेंगे सर बढ़ना है तो आगे बढ़िए, बढ़ना है तो आगे बढ़िए। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। वो कहता है 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण इतना है, तो इस बिलियन का pH। अब भैया pH तो हमने आपको बता दिया था, लेकिन pH के हमने नहीं बताए थे आपको फॉर्मूले, तो चर्चा करते हैं। जो पहला फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, pH बराबर माइनस का log H पॉजिटिव। और दूसरे की अगर हम चर्चा करें तो क्या होता है, H पॉजिटिव बराबर 10 पे घात माइनस का pH। अगर हम तीसरे की बात करें, pH हो गया, ये हो गया, एक और फॉर्मूला रहता है वो रहता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव, और काय के बराबर हो जाएगा 10 पे घात माइनस के 14। आप कहेंगे बिल्कुल सर, एक और फॉर्मूले की चर्चा कर लेते हैं फिर। तो pH प्लस का POH, दोनों भाई साहब काय के बराबर होते हैं 14 के बराबर। तो ये 4 फॉर्मूले हैं जिनके माध्यम से आपके कोई भी जो क्वेश्चन रहेगा सांद्रता से रिलेटेड और pH से रिलेटेड वो आपका हो जाएगा। अब जब हो जाएगा तो बढ़ेंगे इस क्वेश्चन की तरफ। तो थोड़ा सा आपको ध्यान करना है कि यहाँ माइनस का 7 होगा, मतलब जो H पॉजिटिव की उन्होंने बात की है वो 10 पे घात माइनस का कितना है, 7, और मोल पर लीटर होता है। हाँ लिखा है इन्होंने, देखिए लिखा है मोल पर लीटर। अब हमें बात करनी है इसका फॉर्मूला कौन सा लगाया जाए, तो आप खुद देख पा रहे होंगे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पहला वाला। तो पहला वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे सर pH बराबर होता है माइनस log H पॉजिटिव। अब यहाँ पे आपको log की कुछ प्रॉपर्टी ध्यान करनी है, कौन सी, तो आपको मैं सिखाता हूँ। तो यही लिख देते हैं कि अगर log m की पावर n हो, क्या हो, log m की पावर n हो, तो n जो होता है वो आगे आ जाता, तो क्या होगा n log m। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ इसका मान जैसे ही आप रखेंगे तो माइनस log और 10 टू दी पावर कितना आ जाता, माइनस का 7 आ जाता। तो ये हो गया m और ये हो गया n, तो n आएगा आगे, और जैसे ही n आगे आता है, ध्यान सुनिएगा, जैसे ही n आएगा तो माइनस के साथ और ये साथ, और क्या हो गया log 10। तो ये तो हो गया भैया प्लस के साथ। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि जो log 7 है वो तो ठीक, सॉरी log 7 बचा कहाँ है, log 10 है, तो इसका मान कितना होता, तो चूंकि log 10 जो इक्वल होता है वो कितना होता है 1। अगर log 10 इक्वल 1 होता है तो भैया आपकी वैल्यू कितनी आ गई 7, और जब pH बराबर 7 आ गया है तो आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे सर जी 7 है, कोई दिक्कत, आप कहेंगे नहीं। तो बढ़ेंगे भैया अगले क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे आप चीज़ें
अच्छे से बेहतर से समझ पा रहे हैं। तो आपकी जो 11वें नंबर की स्लाइड है उसमें बताया गया है कि आप कौन हैं, मतलब आप कौन हैं, किस तरीके से समझाएं आपको। तो आप हैं हूँ, मतलब जो लाल है उसको क्या किया जा रहा है, नीला। अभी बताए थे छ ल नी, तो ला को किया जा रहा है नीला, तो आ जाएगा क्या, छा, और छा का मतलब छार। तो अब वो कह रहे हैं कि छार का संभावित पीएच बताइए। तो छार का मैंने आपको बताया था 2 कंडीशन है कि जो अम्ल रहेगा, अम्ल की जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से, 0 से 7 के पहले। क्या होगा, 0 से और 7 से पहले। अरे ऐसा हो रहा है, थोड़ा सा रुकिएगा। हेलो, हम कॉल करें। मैं आपके लिए जो ये है वो खेद है, ध्यान से सुनिएगा। तो 0 से 7 के पहले तक जो होता है वो क्या होता है, आपका अम्ल होता है। अगर हम आगे की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर जी क्षार की बात कैसे पता चले। तो जो क्षारक के बारे में जानकारी है वो क्या है, 7 से ज़्यादा। क्या है, 7 से ज़्यादा। और कहाँ तक है, 14 तक है। तो वही कह रहे हैं कि बताइए क्षारक के बारे में। तो क्षारक 7 से ज़्यादा, तो 7 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन है और वो क्या है, 10। तो आपका ये भी क्लियर हो चुका होगा। आप कहेंगे जी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और जो आपका अगला क्वेश्चन है वो क्या है, तो आपसे कहा जाए तो आप कहेंगे सर निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है। अगर कौन से अम्लीय लवण की हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप ध्यान कीजिए और चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो अम्लीय लवण या क्षारीय लवण या क्या, कोई से भी लवण की बात करें तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि लवण होते कितने प्रकार के हैं। वो लवण के प्रकार नहीं थे, वो विभिन्न विभिन्न प्रकार के लवण थे। अब लवण की अगर हम प्रकार की चर्चा कर रहे हैं तो जो आपका पहला लवण रहता है वो रहता है सामान्य लवण, या जिसको हम कहते हैं सरल लवण। अगर हम आगे चर्चा करें तो इन्हीं के अंतर्गत क्या आ जाते हैं, अलग अलग सबको वर्गीकृत करें तो दूसरे भाई साहब आते हैं, वो है अम्लीय लवण। अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा जो आपका आता है वो क्या आता है, क्षारीय लवण। अगर हम चौथे की बात करें तो चौथा जो आपका आता है वो आता है द्विक लवण। और जो पांचवा है, अगर इसकी चर्चा करें तो ये जो पांचवा आता है, ध्यान से सुनिएगा, वो आता है आपका संकर लवण। और जो छठवें नंबर का क्वेश्चन है आपका वो आपके लिए आता है मिश्रित लवण। तो अगर इनकी बात की जाए कौन सा किस तरीके से है तो ध्यान से सुनिएगा। तो अगर हम सामान्य लवण की चर्चा करें, काय की चर्चा करें, सामान्य लवण की, तो जो सामान्य लवण होता है वो किस तरीके से व्यवहार करता है, तो ना तो इसमें H पॉजिटिव रहता, ना ही OH नेगेटिव रहता। और ये भाई साहब कहलाते हैं, जैसे एग्जाम्पल की तौर की अगर हम बात कर लें तो NaCl पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लेकिन ना ही तो H पॉजिटिव है ना ही OH नेगेटिव है। अगर हम अम्लीय लवण की बात करें तो देखिए भाई साहब बड़ा सिंपल सा है कि अम्लीय मतलब अम्ल होगा, तो अम्लीय लवण मतलब H पॉजिटिव की अतिरिक्त अन्य कोई क्या हो जाए, धनायन हो जाए। तो ये भाई साहब आपके क्या कहलाते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइसल्फेट, ये इन भाई साहब के क्या हैं, उदाहरण हैं। अगर हम आगे चर्चा की बात करें तो जो आपका अगला आता है वो क्या है, क्षारीय लवण। अब वही बात है कि क्षारीय लवण में क्या होना चाहिए, क्षार होना चाहिए और अतिरिक्त कोई ऋणायन, तो क्या हो जाएगा MgOH और Cl। अगर द्विक लवण की बात करें तो ऐसा लवण जो जलीय विलयन में तो अपना अस्तित्व बनाए रखता है, परंतु हम कह रहे हैं यह ठोस अवस्था में तो अपना अस्तित्व बनाए रखता है, परंतु जलीय विलयन में घोले जाने पर आयनों में विघटित हो जाता है। क्या कहलाता है, द्विक लवण। एग्जाम्पल कौन है आपका, तो K2, ध्यान से सुनिएगा, SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। तो पहले तो आपको बात से समझ में आ रही होगी कि द्विक मतलब दो, तो जिसमें दो या दो से अधिक लवण रहे। तो देखिए दो लवण हैं कि नहीं है, दो सामान्य लवण हैं कि नहीं है। और ठोस अवस्था K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2, ये भाई साहब आपके क्या हैं, ध्यान सुनिए, ये है फिटकरी, जो आप एलम वगैरह कहते हैं, या जो सेविंग के टाइम पे जब आपने देखा होगा हल्का सा कट वगैरह लग जाता है तो उसमें अपन लोग यूज़ करते हैं, वो हैं। अब इसमें जब आप ये चीज़ें देख रहे हैं तो आप समझ पा रहे होंगे, या एलम भी कहा जाता है, तो ये लवण
काहे का उदाहरण है? द्विग लवण का उदाहरण। अब हम संकर लवण की बात करें तो संकर लवण में जो भाई साहब आ रहे हैं वो हैं भाई साहब तो हैं कौन है? जैसे KFeCN का होल 6। तो K का मतलब क्या है? पोटेशियम। देखिए यहाँ की हम बात करके यहाँ की भी बात कर रहे हैं, तो पोटेशियम और 2 बार SO4 आए तो इसको रिपीटेशन करना है, तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। और यहाँ की बात करें तो पोटेशियम हो जाएगा, 6 को बोलते हैं हेक्सासाइनोफेरेट और 2 फेरेट आ जाएंगे। अब मिश्रित लवण की बात करें तो मिश्रित लवण में या सीधी इसकी डेफिनेशन है एक या एक से अधिक क्षारीय एवं अम्लीय मूलक हो जाएंगे तो क्या कहलाएगा? मिश्रित लवण। उदाहरण के तौर पे NaKSO4। तो आप ये समझ पा रहे होंगे। तो देख लीजिए कौन सा उदाहरण है। देखिए दूसरे वाले का आपका उदाहरण मैच होता है और ये आपका सही हो जाएगा। तो क्लियर है कि नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल सर, अच्छे समझ में आया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो आपका अगला क्वेश्चन है वो क्या है? तो वो है 0 pH वाला विलयन होता है। तो मैं आपसे कहूँगा सिर्फ एक चीज़ आपको देखने की आवश्यकता, वो क्या है? जो इससे पहले वाली स्लाइड से। तो आप बिल्कुल सिंपलेस्ट में बता दोगे कि 0 से 7 के पहले तक जो होता है वो आपका क्या होता है? अम्लीय होता है। या 0 से तो मतलब 0 भी इंक्लूड है तो ये अम्लीय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल सर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है वो क्या है? वो है अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। तो अभिक्रिया ही करवा देते हैं। अम्ल के तौर पे हम ले रहे हैं HCl को, और जो क्षारक है, क्षारक के तौर पे हम ले रहे हैं किसको? NaOH को। करवाइए अभिक्रिया। तो धनायन वाला जो है वो अभिक्रिया किससे करता है? ऋणायन वाले से। तो पॉजिटिव वाला अभिक्रिया किससे करेगा? नेगेटिव वाले से। तो यहाँ पे भी यही, नेगेटिव वाला किससे करेगा? पॉजिटिव वाले से। तो बनेगा क्या? तो आप कहेंगे सर बनेगा यहाँ पे NaCl, और बाहर क्या निकलेगा? तो बाहर निकलेगा H और OH मिलके क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं। तो बाहर निकल जाएगा भैया आपका H2O। अगर ऐसा हो जाता है तो यहाँ पे बना है NaCl, और जो NaCl वो क्या है? तो वो है लवण, और H2O क्या है? वो है जल। तो किसी भी उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण व सह उत्पाद के रूप में जल प्राप्त होता है। तो आप ये बात समझ पा रहे होंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो आपका है वो है आपका हाइड्रोजन आयन की प्रकृति है। तो मेरे को नहीं लगता है ये मेरे को बताना पड़ेगा, ये आप ही उड़ा देंगे। क्या कर देंगे? उड़ा देंगे। जब उड़ा देंगे तो बताइए क्या है? तो आप कहेंगे सर हाइड्रोजन आयन मतलब अम्ल, तो प्रकृति कौन सी हो गई? अम्लीय। अभी तो हम पढ़ के आए हैं। आप कहेंगे जी, बड़े जल्दी क्वेश्चन आपने करवा दिया ये वाला। तो अब अगले क्वेश्चन पे टाइम ले लेते हैं। जो है वो कहते हैं धावन सोडा के एक अणु के जल, जो एक अणु रहेंगे उसमें जल के कितने अणु उपस्थित होंगे? बिल्कुल सही। फॉर्मूला बताइए। तो आप कहेंगे सर फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2। तो भैया आप हैं कितने में? आप कहेंगे सर हम तो हैं 10 में। तो ध्यान कर लेना कितने अणु रहते हैं? एक में 10 अणु रहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आप कहेंगे सर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और जैसे ही आपका ए वाला ऑप्शन सही होता है तो आप कहेंगे सर जी अब हमें बढ़ना है अगले क्वेश्चन की तरफ। और जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 17। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? ध्यान सुनिएगा। वो कहते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर बनता है। तो सबसे पहले आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आप कहेंगे बिल्कुल। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? तो Ca, ध्यान सुनिएगा, SO4 इंटू हाफ H2O। अब यहाँ पे बात आती है कि जल से अभिक्रिया करानी है, तो जल से करवाइए। तो जब जल से अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या? जिप्सम। क्या बनता है? जिप्सम। अब बात ये आती है सर आपको तो याद है, हम लोग कैसे ध्यान रखें? तो थोड़ा सा ध्यान करना है कि ये जो आधा अणु है वो पूरा हो जाता है और पूरे से एक ज़्यादा और हो जाएगा। कैसे? तो आप कहेंगे सर CaSO4 इंटू 2H2O। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यहाँ कितने भैया जल के अणु ऐड होंगे, तो आपको बिल्कुल सिंपल वे में कहना है कि सर यहाँ पे 3/2 जल के अणु ऐड होंगे। तो जो CaSO4 इंटू हाफ H2O की जब हमने अभिक्रिया जल से कराई, तो ये जो पदार्थ बना है इन भाई साहब का नाम क्या है? तो आप कहेंगे इन भाई साहब का नाम है जिप्सम। और जिप्सम बना है तो आप देख लीजिए कौन सा है जिप्सम, ये है। क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और जो है आपका 17 नंबर का क्वेश्चन। जो 17 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कहता है? उदासीन घोल का pH मान होता है। अभी आपको बताए थे सारी चीज़ें, एक बार फिर बताए दे रहे हैं
कि भैया 0 से आपको कहाँ तक जाना है 7 तक, और 7 से कहाँ तक जाना है 14 तक। अगर आप 0 से 7 की परिधि पर नहीं पहुँचे तो ये आप क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और आप अगर 7 के बाद की बात करें तो ये क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। और अगर आप बीच में हैं तो बीच में भाई साहब आप क्या कहलाएंगे, उदासीन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, उदासीन। अगर आप उदासीन कहला रहे हैं तो चीज़ें आपके हित में हैं। तो देखिए उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो आपका अगला क्वेश्चन है वो क्या है, तो कहा जाए अगर आपसे तो आप कहेंगे सर पीएच मान 8.5 वाला। अभी बताए हैं कि जिसका पीएच मान, ध्यान सुनिए, जिसका पीएच मान 7 से क्या होता है, ज़्यादा होता है। 7 नहीं, 7 से क्या हो, ज़्यादा, क्या कहलाएंगे भाई साहब, क्षारक कहलाएंगे। या जो प्रकृति प्रदर्शित करेंगे वो कौन सी प्रकृति होगी, क्षारीय प्रकृति होगी। तो देख लीजिए कौन सी प्रकृति बता रहे हैं, क्षारीय। कोई दिक्कत, कहेंगे नहीं सर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो आपका क्वेश्चन है वो कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होगा। तो अगर कैल्शियम नाइट्रेट के फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं तो आपको थोड़ी सी सतर्कता दर्शाने की आवश्यकता है कि कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम पे कितने पॉजिटिव होते हैं, तो आप कहेंगे सर 2। और जो भाई साहब हैं वो क्या हैं आपके, नाइट्रेट। तो नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो NO3 पर एक नेगेटिव। अब आपको इनको काहे में कन्वर्ट करना होता है, तो इनको आप कीजिए डिजिट में कन्वर्ट। तो आपका क्या हो जाएगा Ca2, और जो NO3 है NO3 पे हो जाएगा 1। अब आपको क्या करना है, इनका करवाना है गुणा। और कौन सा गुणा, कैंची गुणा या क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 का गुणा कीजिए तो Ca रहेगा, 2 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, NO3 का होल ट्वाइस। और जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये चीज़ें आपकी क्या हो चुकी हैं, क्लियर। तो देखिए कौन सा आपका सही ऑप्शन है, तो आप कहेंगे सर जी डी ऑप्शन सही है। तो अगर आपने यहाँ तक चीज़ें देख पाई होंगी तो मैं आपको गारंटेड एक बात कहूँगा कि आपको चीज़ें लगभग 80 से 90% समझ में आ चुकी है। अगर चीज़ें आपको 90% समझ में आ चुकी हैं तो एक तरीका और है जिसको 100% करना है। भाई आप क्या कीजिए, एक बार इनका और रिवीजन कीजिए, कम से कम 1 दिन या 2 दिन बाद। भैया रियलिटी बता रहा हूँ, आप चीज़ें नहीं भूलने वाले हैं। और जैसे ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं तो जो मेरा प्रयास है वो आपके प्रति बिल्कुल 100% सही है। तो आप समझ पा रहे होंगे चीज़ें। अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा से क्लियर है तो इस चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बढ़िया रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।